आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत तो एक वायरल मजाक से हुई थी, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी सिस्टमिक क्राइसिस की तरफ इशारा करता है। आज हम सिर्फ इस मीम की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे छिपे असली सामाजिक और आर्थिक डेटा को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 को। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एक ओपन हियरिंग के दौरान एक बेहद तीखी टिप्पणी सामने आई। कहा गया कि बेरोजगार नौजवान कॉकरोचेस जैसे हैं, समाज के पैरासाइट्स हैं। जाहिर है, इतने कड़वे शब्दों ने एक चिंगारी का काम किया और रातों रात इंटरनेट पर गुस्से का एक नया तूफान खड़ा हो गया। और इस तूफान का असर कितना बड़ा था, जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम के एक व्यंग्यात्मक इंस्टाग्राम अकाउंट ने महज कुछ ही दिनों में इतने फॉलोअर्स बटोर लिए। इतनी तेजी से तो बड़ी बड़ी स्थापित राजनीतिक पार्टियों के फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ते। अब इसे सिर्फ एक लक्षण के तौर पर देखते हैं, एक वायरल मजाक का जन्म। आखिर इतनी तेजी से ये सब हुआ कैसे? अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो इस मूवमेंट की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। 15 मई को विवाद शुरू होता है। अगले ही दिन 16 मई को अभिजीत दीप के सभी कॉकरोचेस के लिए एक गूगल फॉर्म बना देते हैं। हालांकि उसी दिन चीफ जस्टिस की तरफ से सफाई भी आ जाती है कि शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया था और इशारा सिर्फ फेक डिग्री वालों की तरफ था। लेकिन इंटरनेट की आग कहाँ रुकने वाली थी? सफाई किसी काम नहीं आई और कुछ ही दिनों में फॉलोअर्स की संख्या 1.5 करोड़ पार कर गई। इस पूरे मूवमेंट ने व्यंग्य और शब्दों के खेल का बहुत ही ब्रिलियंट इस्तेमाल किया। इनकी टैगलाइन देखिए, आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज। मोटो था यूथ का, यूथ के द्वारा और यूथ के लिए। विचारधारा में सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक के साथ साथ लेजी यानी आलसी जोड़ दिया गया। और अगर योग्यता की बात करें तो बेरोजगार, आलसी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और प्रोफेशनली शिकायत करने वाला होना जरूरी था। लेकिन बात सिर्फ तंज या मजाक तक नहीं रुकी। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने असल में उस गूगल फॉर्म को भरा और रजिस्टर किया। जब नंबर्स इतने बड़े हो जाएं तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरी और वास्तविक हताशा छुपी हुई है। तो अब वक्त है इसके निदान का, यानी उन कड़वे आंकड़ों को देखने का जो इस पूरे डिजिटल गुस्से को असल में फ्यूल कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं 5.1% के इस आंकड़े से। ये हमारा राष्ट्रीय बेरोजगारी दर है, जो आमतौर पर न्यूज़ और पब्लिक डोमेन में दिखाया जाता है। देखने में तो ये नंबर काफी सेफ और कम लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन असल तस्वीर कुछ और ही है। जब हम डेटा को ब्रेक डाउन करते हैं तो पता चलता है कि ओवरऑल आंकड़ा कितने बड़े क्राइसिस को छिपा रहा है। 15 से 29 साल के युवाओं में यही बेरोजगारी दर उछलकर सीधे 15.2% हो जाती है। और अगर आपके पास डिग्री है तो ग्रेजुएट्स में ये दर 13% है। साफ है कि पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट मौजूद है। और अगर डेमोग्राफिक्स को थोड़ा और गहराई से देखें तो शहरी क्षेत्रों की युवा महिलाओं के मामले में ये बेरोजगारी दर 20% के पार चली जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर सिस्टमिक समस्या की तरफ इशारा है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि नौकरियां कम हैं। मर्सर मेटलर के डेटा से एक और बड़ी समस्या सामने आती है, एम्प्लॉयबिलिटी गैप। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 57.4% ग्रेजुएट्स असल में काम करने के योग्य ही नहीं हैं। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम डिग्रियां तो लगातार बांट रहा है, लेकिन ऐसी स्किल्स नहीं दे रहा जिनकी आज मार्केट में जरूरत है। तकनीकी संस्थानों का हाल तो और भी बुरा है। आईटीआई जैसे संस्थानों में रोजगार योग्यता दर महज 33% है और पॉलिटेक्निक में सिर्फ 46%। अब सोचिए, उन छात्रों का गुस्सा कितना जायज़ है जिन्होंने सिस्टम के सारे नियम माने, डिग्रियां लीं और फिर भी खुद को जॉब मार्केट से बाहर पाया। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए चलिए कुछ ऐतिहासिक मिसालों की तरफ चलते हैं। अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी जैसे मूवमेंट की कमजोरियों को ऑब्जेक्टिवली देखें तो कई बातें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज है सिलेक्टिविज्म।
यानी बस ऑनलाइन एक फॉर्म भर देना जिसमें कोई ज़मीनी कमिटमेंट नहीं होता। दूसरा, ये पूरी तरह से लीडरलेस और दिशाहीन नेटवर्क है। हम सब जानते हैं कि इंटरनेट ट्रेंड्स की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवमेंट की पूरी पहचान ही शिकायत पर टिकी है, किसी सल्यूशन पर नहीं। इतिहास के 2 बहुत बड़े उदाहरण इसे और भी अच्छे से समझाते हैं। 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट पूरे देश में फैल गया था, लेकिन फिर भी पहला लोकपाल नियुक्त होने में पूरे 8 साल लग गए। वहीं अरब स्प्रिंग को देखें तो सोशल मीडिया के दम पर सरकारें तो गिर गईं, लेकिन बिना किसी स्ट्रक्चर के एक नया और स्टेबल सिस्टम बनाने में बहुत भारी संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ लेसन बहुत साफ है। वायरल मूवमेंट्स बहुत तेजी से भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी मजबूत संस्थागत ढांचे के वो सारी ऊर्जा महज भाप बनके उड़ जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी भी आज ठीक इसी चौराहे पर खड़ी है। तो फिर इसका सही इलाज क्या है? कैसे इस गुस्से को एक पॉजिटिव बदलाव में बदला जाए? इसका जवाब है साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साइंटिफिक टेम्परामेंट असल में है क्या? ये सवाल पूछने, सबूत मांगने और भावनाओं के बजाय फैक्ट्स को प्रायोरिटी देने की मानसिकता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसे 1976 में 42nd संशोधन के तहत हमारे संविधान में एक मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 भी इसी पर जोर देती है। किसी भी टूटे हुए सिस्टम को सुधारने की शुरुआत इसी सोच से होती है। अब ये साइंटिफिक टेम्पर रातों रात तो आएगा नहीं। इसके लिए हमें कुछ बुनियादी सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। पहला, जो बात कही जा रही है उसका सबूत क्या है? दूसरा, डेटा क्या कहता है? तीसरा, इस पूरे नैरेटिव से फायदा किसे हो रहा है? और चौथा, जो सबसे मुश्किल है, क्या मैं खुद गलत हो सकता हूँ? तो ज़रूरी बात यह है कि हमें एक ऐसी जनरेशन तैयार करनी है जिसे कोई आसानी से मैनिपुलेट न कर सके। इसके लिए एक सवाल पूछने वाला दिमाग चाहिए जो हर दिन सोर्सेस को वेरीफाई करे, भावनाओं और वायरल ट्रेंड्स से ऊपर उठकर सबूतों को महत्व दे, अपने खुद के ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचाने और सबसे बढ़कर सिर्फ सोशल मीडिया पर रेंट करने के बजाय वोटिंग, आरटीआई और लोकल बॉडीज के जरिए जमीन पर एक्शन ले। इसके लिए एक 3 स्तरीय रोड मैप की जरूरत है। पर्सनल लेवल पर हमें डिग्री बेस्ड लर्निंग से आगे बढ़कर स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस करना होगा। कलेक्टिव लेवल पर इस ऑनलाइन एनर्जी को ऑफलाइन स्ट्रक्चर में बदलना होगा, लोकल इलेक्शंस में हिस्सा लेना होगा और पॉलिसी मेकिंग में शामिल होना होगा। और सिस्टमिक लेवल पर हमें एक ऐसी एजुकेशन की मांग करनी होगी जो सवाल पूछना सिखाए, न कि सिर्फ रटना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या ये सारा गुस्सा बस इंटरनेट का एक और भुला दिया जाने वाला ट्रेंड बनकर रह जाएगा, या फिर ये एक बेहतर सिस्टम की मांग करने वाले क्रिटिकल थिंकर्स की एक नई जनरेशन को जन्म देगा? ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस डिजिटल आक्रोश का क्या करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।